का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी शानदार सी फिजिक्स की क्लास को। आ जाओ, आ गए सभी? आ जाइए, जाइए, जल्दी से आ जाओ भाई, लेट किए बिना। थोड़ा सा आज 12 बजे क्लास थी, 1 बजे मैंने कराया है। मैंने आप सभी को बता भी दिया, लगभग सबको नॉलेज में भी डाल दिया था। ठीक है, चलिए आ जाइए। आज ये चैप्टर समाप्त कर देंगे, यानी कि 2 क्लास में, जो क्लास 4 क्लास में जो कंप्लीट होता था मात्र 2 क्लास में, और संडे भी इस समय आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मेहनत को बेकार मत जाने देना, नहीं तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, समझ जाना। तो इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देना बेटा। मंडे टू संडे रोज खाओ अंडे वाला वैसे ही हो गया है। मंडे टू संडे डेली आपको पढ़ना है एनडीए के लिए, ठीक है? जल्दी से आ जाओ। जय हिंद, जय हिंद। चलो स्टार्ट करें। इससे पहले किसी का कोई डाउट है क्या, ये बताइएगा। इससे पहले किसी का कोई डाउट? इससे पहले किसी बच्चे का कोई डाउट? इससे पहले किसी बच्चे का डाउट बोलिएगा। बहुत ही शानदार, नो डाउट। नहीं है? सोच लो। चलिए, नो सर, नो डाउट। पढ़ाई हो रही है ना बढ़िया से? चलिए, पढ़ाई शानदार हो रही है कि नहीं हो रही है? कि गधों वाली हरकत हो रही है? हाँ, कल से न्यू चैप्टर होगा। पीडीएफ आज मिल जाएगा बेटा, आज पूरा पीडीएफ मिल जाएगा 101%। चलो, चलो आ जाइए। अच्छा चलिए, अब आ जाइएगा। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है ना प्यारे बच्चों, वो क्या है? वो है स्ट्रेन। थोड़ा सा सर क्लियर दिख रहा है क्या? ये सही दिख रहा है? ठीक है, सही दिख रहा है, देख लिया मैंने। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, वो है स्ट्रेन, यानी हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं विकृति। होता क्या है ये होता है बेटा चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन होता है, यानी इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन, यानी विकृति। ठीक है, यानी विमा में परिवर्तन तथा वास्तविक विमा के अनुपात को ही क्या कहते हैं? हम विकृति कहते हैं। अब सर कैसे? देखो, मान लो ये एक रॉड है। क्या है? एक रॉड है। इस पर एक हुक के द्वारा एक रस्सी लटका दिया गया। ठीक है, हुक के द्वारा क्या किया गया? एक रस्सी लटका दिया गया। आप में से कोई एक बालक इस पर क्या कर रहा है? इसे पकड़ के और लटक गया, एकदम खींच रहा है इसे पकड़ के। यानी आप एक बल, अपना बल जो है, यानी कि अपना बल, एक वेट जो है इस पर लगा रहे हो और इसे खींच रहे हो। क्या कर रहे हो? इसे खींच रहे हो। तो जाहिर सी बात है, इसे खींचोगे तो एक लिमिट के बाद ये क्या करेगा? फैलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ मान लो बढ़ गई, और जाहिर सी बात है लेंथ बढ़ेगी तो विड्थ जो होगा वो पतला होगा। यानी ये जानते हो ना कि ये एक दूसरे के प्रति क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। अगर लेंथ बढ़ेगा तो चौड़ाई घटेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, अगर कंप्रेस करोगे तो चौड़ाई बढ़ेगा तो लेंथ घटेगा। इस बात को याद दिमाग में रखना, ठीक है बेटा? तो क्या हो गया? लेंथ बढ़ गया। मान लो पहले आपकी लंबाई क्या थी?
पहले आपकी लंबाई बेटे एल थी, लंबाई बढ़ी कितनी, आपकी डेल एल बढ़ी, कितनी बढ़ी, डेल एल। आपकी पहले चौड़ाई कितनी थी, मान लिया डी, अब ये जो चौड़ाई घटी है वो कितना है, डेल डी, यानी पहले डायमीटर डी था, अब डायमीटर जो है घटा कितना है, तो डेल डी घटा है। तो यहां से सर स्ट्रेन क्या होगा, तो स्ट्रेन यहां पर यही बोला मैंने, क्या बोला कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन यानी विमा में परिवर्तन, अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, यही आपका क्या है, ओरिजिनल डायमेंशन, यही क्या है, यही आपका फॉर्मूला है। अब अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल देखूं, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखूं, तो लेंथ में देख रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब लेंथ में अगर मैं देखूं, तो यहां पर चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में चेंज कितना हुआ, तो इतना लंबाई बढ़ा, डेल एल चेंज हुआ। वास्तविक लंबाई कितनी थी, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, तो एल थी, यानी यही क्या हो जाएगा, ये आज आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि डायमीटर क्या हो जाएगा, तो ये आपका लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, लैटरल, लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो डायमीटर कितना था पहले, सॉरी चेंज कितना हुआ डायमेंशन में, तो डेल डी, पहले कितना था, डी, घट रहा है, यस सर घट रहा है, तो माइनस कर दो, नेगेटिव साइन शो कर देगा कि भाई कंप्रेसिव है। तो ये आपका स्ट्रेन हो जाता है बेटा, बीमा में जो परिवर्तन हुआ और जो ओरिजिनल आपका बीमा था, इनका रेशियो क्या है, इन्हीं का रेशियो जो है आपका कहलाता है स्ट्रेन यानी विकृति। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है। अब सुनो, इसमें आता है मेरे शेरो टाइप्स, एक होता है, सुनो एक होता है, यहां पर टाइप्स क्या क्या होते हैं सर, टाइप देख लेना, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, मान लो पहले लंबाई कितनी थी, एल थी, अब आपने फोर्स लगाया, इसकी लंबाई कितना बढ़ा दिया, इसकी लंबाई बढ़ा दिया इतना, फोर्स लगा के, एफ लगा के लंबाई बढ़ा दिया डेल एल, लंबाई पहले एल थी, तो यहां पर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल, यानी चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में चेंज कितना हुआ भाई, इतना हुआ, ओरिजिनल डायमेंशन कितना था, इतना था, यानी ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऐसे ही आपको पूछ देगा अगर लैटरल, ठीक है, लैटरल या ट्रांसवर्स, सॉरी लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन यानी कि अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ विकृति, ठीक है बेटा। अब अनुप्रस्थ विकृति में क्या है कि मान लो पहले ये रॉड कितना था चौड़ाई, पहले इस रॉड की चौड़ाई मान लो इतना थी, मैंने फोर्स लगाया, इसे कंप्रेस कर दिया, अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई, इतनी हो गई, यानी पहले डी था, अब कितना चेंज हुआ, डेल डी, इतना चेंज हो गया, इतना, इतना डायमीटर बढ़ गया। तो यहां पर आप अगर देखोगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, सॉरी लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन डायमीटर कितना है, डेल डी, ओरिजिनल डायमीटर कितना था, डी। अच्छा, यहां से फिर आता है, पूछता है क्या कि एरियल स्ट्रेन, नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाता है एरियल स्ट्रेन, एरियल स्ट्रेन जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफल विकृति, क्षेत्रफल विकृति, और एक और होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आयतन विकृति, सेम वही है, आयतन विकृति सेम बेटा, यही वही होगा। एरियल है तो चेंज इन एरिया अपॉन
अगर मैं बात करूं एरियल में तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर मैं बोलूं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये अब यहां से पूछा जाता है, यहां से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, यहां से पूछा जाएगा बेटा कि यूनिट क्या होती है। अब आप लोग बताइएगा, यहां से मैं आपसे पूछूंगा, हाँ, स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, स्ट्रेन की यानी विकृति की यूनिट क्या होगी बेटा। विकृति की यूनिट क्या होगी बताओ, बताइए, विकृति का यूनिट क्या होगा, स्ट्रेन का यूनिट, जल्दी से। भैया इस क्लास के बाद अपलोड करा दूंगा, अभी पढ़ लोगे कि अभी बगावत करोगे, कर लो बगावत। अभी बोल रहा हूं क्लास के बाद आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। यूनिट क्या होगा देखो ना क्या हो रहा है, अगर स्ट्रेन हम देख भी रहे हैं तो कोई भी स्ट्रेन ले रहे हो तो ऊपर भी सेम डायमेंशन, नीचे भी सेम डायमेंशन, ऊपर भी मीटर हो जाएगा, नीचे भी मीटर हो जाएगा। लेंथ, चेंज इन लेंथ 10 मीटर, कितना टोटल था 100 मीटर, तो मीटर मीटर है, मीटर मीटर चल बसे। यानी कि याद रखिएगा स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेन होता है यूनिट लेस, और जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन होगा क्या, नहीं, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि मात्रकहीन एवं विमाहीन होता है, मात्रकहीन एवं विमाहीन होता है, ठीक है बेटा, तो इस बात को याद रखिएगा। आ जाइए, चलें अब, यहां तक क्लियर है, स्ट्रेन क्लियर है बेटा, किसी को डाउट स्ट्रेन में। हाँ, क्वांटिटी कैसी है, टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी कैसी है तो ना स्केलर है ना वेक्टर है, ये टेंसर क्वांटिटी है। वैसे ये पूछेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं कि ज्यादा पढ़ना उतना चाहिए जितना पूछे। अगर इसका क्वांटिटी है तो कैसा है, ना स्केलर है ना वेक्टर है, ये टेंसर है। और स्ट्रेस भी याद रखिएगा, स्ट्रेस भी क्या है, स्ट्रेस भी टेंसर क्वांटिटी है। प्रतिबल भी क्या है, प्रतिबल भी आपका टेंसर क्वांटिटी है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां तक क्लियर है बच्चे, ओके। चल बेटा आ जा भाई यहां तक क्लियर है ना। अब आज ये नेक्स्ट लॉ है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ अक्सर पूछा जाता है, हुक्स ने क्या कहा था, हुक का नियम, इसको हिंदी में कहते हैं हुक का नियम। क्या कहते हैं बेटा, तो इसे हिंदी में कहते हैं हुक का नियम। क्या कहते हैं, हुक का नियम। क्या कहता है हुक का नियम, क्या कहता है, हुक कहते हैं हुक्स क्या कहता है, तो हुक्स कहता है बेटा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। अब आप सोचोगे सर आपने प्रोपोर्शनल लिमिट स्लैश में इलास्टिक लिमिट लिखा है, बताइए। आपने बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी समानुपाती सीमा या प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल क्या है, प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। आपने ये दो चीज क्यों लिखा है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट भी क्यों लिखा है और इलास्टिक लिमिट भी क्यों लिखा है। तो बेटा देखो, थोड़ा सा इसलिए कि जो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा फिजिक्स जानेंगे उनको प्रोपोर्शनल लिमिट पता होगा। क्या होता है कि हमने जब आपको कर्व बनाया था कल, याद है, ये वाला कर्व मैंने पढ़ाया था,
तो यहां पर मैंने क्या बताया था, इलास्टिक लिमिट बताया था। इससे पहले एक और पॉइंट आता है, वो होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। और आगे जब आप इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ोगे ना, तो उसमें पढ़ोगे ये कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होता है, कब तक, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो इसलिए, लेकिन आपके 12th में जो एनसीईआरटी भी कहता है, या फिर आपका जो है एससी वर्मा साहब भी जो कहते हैं, वो आपका जो है सिंपल कहते हैं, ये वाला हटा के वो डायरेक्ट इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और आपका जो कर्व भी 12th के किताब में है, वो भी केवल इलास्टिक लिमिट से ही शुरू होता है। जबकि इंजीनियरिंग में क्या होता है कि और थोड़ा डेप्थ में जाना होता है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट से हम वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। हुक्स क्या कहते हैं, हुक्स कहते हैं, हुक्स के नियम के अनुसार स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी उनके नियम के अनुसार क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। यानी कब तक, तो इलास्टिक लिमिट तक। हमने जो ये कर्व पढ़ा था मेरे शेरो, ये कर्व जो मैंने पढ़ा था, यहां पर क्या बताया था मैंने, यहां तक ये इलास्टिक लिमिट है, ये इलास्टिक लिमिट है। और इस लिमिट तक याद रखिएगा, इस लिमिट तक क्या था, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के रह रहा है। यानी जितना आप इधर प्रतिबल बढ़ेगा, उतना इधर विकृति बढ़ेगी। जितना इधर प्रतिबल बढ़ाओगे, ठीक उसी रेशियो में आपका विकृति बढ़ेगा। कब तक, यहां तक। इसके बाद देखो ना, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना यहां तक, इसके बाद देखो ऐसे कर्व आपको मिलने स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहां तक क्या होता है, यहां तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। और यही बाबा हुक्स लॉ ने बताया था। हुक्स लॉ ने सिंपली कहा था कि जो स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, लेकिन अगर आप ये वर्ड नहीं जोड़ते हो विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, तो पूरा गलत हो जाएगा ये लॉ। पूरा ये आप लॉ जो बता रहे हो गलत। आपको क्या बताना है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट या अप टू इलास्टिक लिमिट। यानी इलास्टिक लिमिट तक जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती है। प्रत्यास्थ सीमा तक जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती है। यानी जितना प्रतिबल जितना स्ट्रेस डेवलप होगा, उतना ही विकृति होगी। उसी रेशियो में, जिस रेशियो से आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिस रेशियो से स्ट्रेस बढ़ रहा है, सेम उसी रेशियो से आपका विकृति होगा, उसी रेशियो से डायमेंशन चेंज होंगे। ये कहलाएगा क्या, ये हुक्स लॉ कहलाता है। कहां तक होगा, इलास्टिक लिमिट तक होगा, प्रत्यास्थ सीमा तक। अब यहां से देखो, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्ट्रेन है। अब स्ट्रेस इक्वल टू करोगे तो जाहिर सी बात है ये आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहे हो, यानी समानुपातिक चिन्ह हटा रहे हो। समानुपातिक चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा, और वो क्या आता है, वो आता है ई। और ई इक्वल टू करोगे तो ये कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी ई इक्वल टू आपका हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। जिसको सिंबल याद नहीं है तो वो यहां पर लिख लो स्ट्रेस, यहां पर लिख लो स्ट्रेन। अब ये ई क्या है सर, ये ई है क्या, तो ये ई है मेरे प्यारे शेरो, ये ई ही नाम से जाना जाता है, बड़ा प्यारा नाम है, और वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं, या प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक है बेटा, प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर, क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहां से एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हुक्स लॉ से हमें क्या मिलता है, बताइए। हुक्स लॉ गिव्स, हुक्स लॉ गिव्स, हुक्स लॉ से हमें क्या मिलता है, बताओ जल्दी से। हुक्स लॉ गिव्स, प्रतिबल समानुपाती होगा किसके, विकृति के। जब आप समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट, एक नियतांक आएगा ई, ये आपका जो है, तो फिर हो जाएगा प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति। ई क्या हो जाएगा, तो ई एक तरफ रखो, इसको भेज दो, तो ई रेशियो हो जाएगा किसका, प्रतिबल और विकृति का,
अनुपात हो जाएगा। अब ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यानी कि प्रत्यास्थ गुणांक है बेटा। ठीक है, क्या क्या देता है बताओ जल्दी से। नेहा बाद में बात कर लेना कि दिव्या क्या चलाती है, तुम क्या चलाते हो। लड़कियों, तुम लोग को यहां पर भी बातें तुम्हें नहीं रुक रही हैं, ऑनलाइन चैट में भी लड़कियां तुम्हारी बातें नहीं रुक रही हैं। क्या देता है? बिल्कुल सही जवाब। तो याद रखिएगा, हुक्स लॉ क्या देता है? हुक्स लॉ देता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी यहां से लिख सकते हो हुक्स लॉ गिव्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या देता है? तो प्रत्यास्थ गुणांक देता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देता है, प्रत्यास्थ गुणांक देता है। क्या देता है बेटा? प्रत्यास्थ गुणांक देता है। अब कोई पूछ दे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, तो क्या बोलोगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी यह क्या है? अगर प्रत्यास्थ गुणांक कोई बोल दे तो कह देना प्रतिबल और विकृति का अनुपात। प्रतिबल और विकृति का अनुपात। सर इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, मैं इसकी यूनिट जानना चाहता हूं। तो बेटा आप जानते हो स्ट्रेन तो यूनिटलेस है, तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होगा नहीं, यानी विकृति तो आपका क्या है? विकृति तो मात्रकहीन है, तो इसका तो कोई यूनिट है ही नहीं। बचा क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है बेटा? प्रतिबल होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी जो यूनिट स्ट्रेस का है वही यूनिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा। यानी जो डायमेंशन स्ट्रेस का है वही डायमेंशन होगा सर। बिल्कुल। क्या है डायमेंशन? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सेम यही स्ट्रेस का डायमेंशन है, सेम ही इसका भी डायमेंशन यही होगा। तो यहां तक क्लियर है क्या बेटा? यहां तक क्लियर है? हुक्स लॉ क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? तो ये है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से हमें मिला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या? इलास्टिक कांस्टेंट है। तो सर इलास्टिक कांस्टेंट कितना होते हैं अभी बता रहे हैं। बेटा प्रोपोर्शनल लिमिट के बारे में कुछ नहीं बताया। प्रोपोर्शनल लिमिट सेम एक पॉइंट है जहां तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के माना जाता है इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बस वही है। चलो आ जाओ। यहां तक क्लियर है? चलिए, ई कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, फिर क्या होता है सर। नेक्स्ट टॉपिक हटा रहा हूं, ये सब हट जाएगा, ये सब नोट डाउन कर लेना। चले हटाए, गायब। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ इलास्टिक क्वांटिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिक क्वांटिटी, इसको मैं थोड़ा सा इस पर बताना चाहूंगा। आ जाइए, टाइप्स ऑफ इलास्टिक क्वांटिटी, इलास्टिक कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट प्रकार, इलास्टिक कांस्टेंट के प्रकार। ठीक है, ये देखिएगा क्या है बेटा। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, प्रत्यास्थ गुणांक के प्रकार। ठीक है, तो कितने इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं बेटा? तो याद रखिएगा मेनली 4 प्रकार के। कौन कौन से सर? सबसे पहला होता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉरी, इसे हमने यहां पर बताया था ना मैंने आपको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वही वाला। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, पहला प्रकार।
जिसे किससे दिखाओगे, जिससे आप y से दिखाते हो, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, जिसे यंग मापांक कह लो, या प्रत्यास्थ गुणांक कह लो, पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है बेटा, दूसरा टाइप होता है, इसे आप क्या कहते हो, सीयर मॉडुलस, सीयर मॉडुलस, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है मॉडुलस ऑफ, एक और नाम से जाना जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसे हम जी से डिनोट करते हैं, किससे, जी से, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हिंदी में इसे हम कहते हैं कर्तन मापांक, क्या, कर्तन मापांक, या फिर एक और नाम से जाना जाता है, या इसे हम कहते हैं दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा हो जाता है बेटा, तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक, सॉरी, बल्क मॉडुलस, तीसरा हो जाता है बल्क मॉडुलस, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, आयतन मापांक कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, आयतन मापांक। और नेक्स्ट जो होता है बेटा, लास्ट जो आपका कांस्टेंट होता है वो होता है पॉइजन्स रेशियो, क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो, याद रखिएगा, पॉइजन्स रेशियो, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं पॉइजन अनुपात। यहां तक क्लियर है। तो ये चार जो है इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, देख लो, यंग्स मॉडुलस, या फिर इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह लो, सीयर मॉडुलस, या फिर इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कह लो, बल्क मॉडुलस, या फिर पॉइजन्स रेशियो यानी पॉइजन अनुपात। तो ये चार जो है आपके इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, ये चार जो है आपके प्रत्यास्थ कह सकते हो स्थिरांक होते हैं, जिनके बारे में अभी आपको पढ़ना है। चले फिर स्टार्ट करें। यहां तक स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें, बोलो, बोलिए। चले, जहां, अरे एप्लीकेशन पूछ रहे हो, जहां भी इलास्टिसिटी दिखे वहां तुम्हारा एप्लीकेबल होगा हुक्स लॉ, जहां भी तुम्हें दिखे। पेन, अब कहोगे सर कैसे, तो जो पेन में स्प्रिंग वाली पेन आती है वहां भी हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। जो तुम्हारी बेड आती है उसमें भी आजकल स्प्रिंग लग रहा है, वो स्प्रिंग वाले बेड में भी आपका एप्लीकेबल है। आप किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें भी आपका इलास्टिसिटी मतलब हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। जहां इलास्टिसिटी दिख रहा है वहां हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, जहां प्रत्यास्थता दिख रही है वहां पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन ये है, ठीक है। चलिए अभी बता रहा हूं, सभी बता रहा हूं क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, सब अभी बता रहा हूं, और तुम अच्छे से जानोगे भी। आप कहोगे भी कि यस सर मुझे पूरा पता हो गया, मुझे पूरा पता हो गया। चलिए आइए, सबसे पहला जो आपका यहां पर है बेटा, सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा है, तो सबसे पहला टॉपिक है यंग्स मॉडुलस। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं यंग्स मॉडुलस। इसे क्या कहते हैं बेटा, तो इसे कहते हैं यंग्स मॉडुलस, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? हिंदी में इसे कहते हैं यंग मापांक, यंग मापांक या प्रत्यास्थ गुणांक। ये आपका बच्चे हिंदी में इसे कहते हैं। होता क्या है तो देखो, ये रेशियो होता है किसका बेटा? तो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ normal stress, it is the ratio of normal stress and longitudinal strain। ये क्या होता है बच्चे? तो ये रेशियो होता है किसका? तो यह अविलंब प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है, ठीक है बेटा। यानी सर क्या कहना चाहती हो? तो सुनो, ये कहना चाहते हैं y इक्वल टू क्या होगा बच्चा? तो स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस यानी आप हिंदी में क्या कहोगे? अविलंब प्रतिबल, अविलंब प्रतिबल बटे में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी ऐसे हिंदी में क्या कहोगे? अविलंब प्रतिबल को क्या कहोगे हिंदी में? अरे यार सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को क्या कहोगे? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आप हिंदी में कहोगे अनुदैर्ध्य विकृति। इन दोनों का, यानी सिंपल अगर मैं समझाऊं इसे तो सुनिएगा। मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट था और इस पर मैंने क्या कर दिया? इस पर मैंने नॉर्मल स्ट्रेस लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है, या फिर टेंसाइली लगा लो यार, हटाओ ना। मान लो ये आपका वस्तु है, इसे एक तरफ से फिक्स्ड कर दिया, इसे खींच रहे हो नीचे की तरफ फोर्स, तो जाहिर सी बात है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में ऊपर की तरफ क्या लगेगी? स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। वो क्या होगा? जितना फोर्स लगा पर यूनिट एरिया, यानी यहाँ पर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा बेटा? तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। और मान लो ये लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? इतना हो गया, यानी चेंज इन लेंथ कितना हो गया? डेल एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल थी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हो नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? फोर्स अपॉन एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है? डेल एल बाई एल। तो डेल एल नीचे रहेगा, ऊपर एल चला जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका? ये फॉर्मूला हो जाता है यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बेटा। अब यहां से न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा बनता है, ठीक है। क्या बनता है? न्यूमेरिकल यूनिट सेम जो मैंने आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, यानी जो स्ट्रेस का होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो जो स्ट्रेस का होगा वही इसका हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर इस फॉर्मूले में फोर्स है, लेंथ है, एरिया है, ओरिजिनल लेंथ है, सॉरी चेंज इन लेंथ है। अब ये आपका यंग्स मॉडुलस है। अब याद रखना, यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा बॉडी की इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा। यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा बॉडी की इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा। यानी यहां से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बेटा ये बताओ, आयरन, ग्लास, स्टील, ठीक है, आयरन, ग्लास, स्टील और एल्यूमिनियम में सबसे अधिक यंग्स मॉडुलस किसका होगा? एल्यूमिनियम में सबसे अधिक यंग्स मॉडुलस किसका होगा? यानी कि यंग मापांक सबसे अधिक किसका होगा? बताओ, कमेंट करिएगा, सबसे अधिक किसका होगा?
अच्छा, अंजना कुमाकर, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो। बोलो बच्चा। स्टील, क्यों भैया? क्योंकि स्टील की इलास्टिसिटी सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसका यंग्स मॉडुलस सबसे अधिक होता है, याद रखना। जिसका यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा, उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को दिमाग में रख लेना कि जिसका यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा, उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा। तो यहां पर सबसे अधिक इलास्टिसिटी स्टील की होती है, बताया था मैंने, मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस है मेटल में। तो यहां पर याद रखिएगा कि बेटा इसकी यंग्स मॉडुलस क्या होगी, इन सब में सबसे ज्यादा होगी। लगभग कितना होता है? लगभग मैं आपको बता दूं, वैसे याद नहीं रखना है आपको, वैसे मैं आपको जनरली नॉलेज के लिए बता रहा हूं। 200 गीगा पास्कल से लेकर 220 गीगा पास्कल के अंदर में सभी स्टील आते हैं। जितने भी स्टील है ना, कई टाइप के स्टील होते हैं ना, स्टेनलेस स्टील, तो नॉन कोरिजन, ये वो 50 तरीके का तो स्टील आता है। तो 50 तरीके का जो स्टील का यंग्स मॉडुलस होता है वो लगभग 200 गीगा पास्कल से लेकर, ठीक है। याद रखना कि स्ट्रेस की यूनिट एक पास्कल भी होती है, क्योंकि न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर है, पास्कल भी होता है, ये भी याद रखना। ये नहीं कि फिर कहना पास्कल कहां से आ गया। तो 200 गीगा पास्कल से लेकर 220 गीगा पास्कल होता है, ठीक है, लगभग स्टील का इतना माना जाता है। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? यहां तक क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट पे चलूं। यहां तक क्लियर है क्या? नहीं जी, अब नहीं पढ़ाते। यहां तक क्लियर है क्या बाबू? बताइए आप लोग, कमेंट थोड़ा सा। नहीं ऐसा मत कहो, वो न्यूटन काका है हमारे, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन काका है। और थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं, ये कह सकते हो, ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन काका है। अभी एस सी वर्मा साहब हैं, ये सब गॉड हैं, ये सब ईश्वर हैं। ये लोग आपके वाल्टर लेविन साहब जो हैं, ये सब गॉड हैं फिजिक्स में। प्रैक्टिकल हुआ है स्टील का। देखो क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो उसकी स्ट्रेंथ की टेस्ट होती है, यानी कि एक तरह से कह सकते हो, जो हम कर्व भी बनता है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो बनता है यूटीएम मशीन में। आप जब इंजीनियरिंग आगे करोगे ना, तो आप यूटीएम के बारे में जानोगे। इसको कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पदार्थ का एक स्पेसिमेन बनाया जाता है, एक मतलब नमूना बनाया जाता है, और उसको उस मशीन के अंदर रख के, और या तो टेंसाइल, अगर टेंसाइल टेस्टिंग करनी है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, तो उससे खींचो। अगर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि संपीड्य ताकत देखनी, सामर्थ्य देखनी है, तो दबाओ। अब उससे पता चल जाता है कि कौन कितना इलास्टिक है, कौन क्या क्या है, सब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वहां से मिलता है हमें, वो खुद ड्रॉ करके दे देता है मशीन। तो यूटीएम है, तो वहां से पता चलता है। ये सब आपको नहीं जानना है बेटा। इसमें क्या है ना कि मैंने इसमें इंजीनियरिंग किया हुआ है, और इसमें ही मैंने पढ़ाया हुआ है इंजीनियर्स को। मैंने, आपके जितने सीनियर्स हैं, आपके जब आप बड़े बनोगे, थोड़ा बीटेक वगैरह करोगे, तो उन बीटेक वाले को मैं ये पढ़ाया हूँ पूरा। तो थोड़ा सा नॉलेज मैकेनिक्स के अंदर अन्य शिक्षकों से हो सकता है थोड़ा सा अधिक हो। जो बीटेक वाले होंगे उनके पास होता है, क्योंकि वो पढ़ते ही वही हैं। और मैंने थोड़ा सा बीटेक वाले को पढ़ाया भी है, तो थोड़ा सा और अधिक पढ़ना पड़ा मुझे, और अधिक चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना पड़ा। तो इसलिए आपको एक एक चीज़ों के बारे में मैं बता सकता हूँ। मैं यूट्यूब में ये भी बता सकता हूँ कि यूट्यूब में टेस्टिंग कैसे होता है, मैंने किया हुआ है, ठीक है। मैंने खुद किया हुआ है ना उसको, मैंने खुद कर्व बनाया हुआ है। मैं मेरे प्रैक्टिकल में मैंने इसको फर्स्ट पे रखा था अपने बैचलर्स में। तो बेटा मजा आ जाता है। तो इन चीजों में तो पढ़ाने में एकदम मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है। इसमें न्यूमेरिकल बड़ा प्यारा होता है। देखो, फोर्स दे देगा, एरिया दे देगा, कोई लेंथ दे देगा, चेंज इन लेंथ मतलब स्ट्रेन दे देगा, पूछ देगा वाई। या फिर आपसे देखो, यहां से अगर फोर्स अगर निकालू तो कई फॉर्मूला बनेंगे। अगर केवल फोर्स पूछे कि फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स को एक तरफ रखो और सबको इधर भेज दो, वाई ए डेल एल अपॉन में एल, ये हो जाए फोर्स का। कभी पूछ देता है चेंज इन डिफॉर्मेशन कितना हुआ, तो याद रखना
डिफॉर्मेशन यानी कि लेंथ में बदलाव कितना हुआ, तो ये डिफॉर्मेशन का हो जाता है। ये किसका हो गया, ये फोर्स का हो गया। ये फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स कितना लग रहा है अगर पूछ दे तो। अगर आपसे पूछ दे कि यंग्स मॉडुलस क्या है, तो ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस का। ठीक है, मेन तो यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ये पैदा हो रहा है। यानी फादर दिस और दिस इज सन। अगर डिफॉर्मेशन पूछ दे कि कितना विरूपण हुआ है, कितना बदलाव हुआ है लेंथ में, तो लेंथ में बदलाव कितना है, डेल एल है, यानी डेल एल निकालने के लिए बोल रहा है। तो याद रखिएगा डेल एल इजकल टू क्या हो जाएगा, तो एफ, सुनो डेल एल इजकल टू क्या हो जाएगा, तो एफ एल, एल को इधर भेज दो ना अपन में, और वाई को नीचे भेज दो, वाई इंटू में ए। ये हो जाएगा डिफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला। किसके लिए, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन यानी विरूपण के लिए। अगर बोल दे कि कितना विरूपण हुआ, कितना चेंज इन लेंथ हुआ, यानी कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब अगर आपसे बोल दे कि चेंज इन लेंथ, आपसे पूछते चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे बेटा। यहां तक क्लियर है? अरे अभी नहीं होने वाली है भाई। ठीक है, तो ये सब आप लोग न्यूमेरिकल निकालने में बहुत प्यारा सा ये बन जाता है। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? अरे तुम सब ना सुधरोगे, सुधर जाओ। मैं पढ़ा रहा वो नहीं देख रहा है। आयुष कह रहे नॉट क्लियर। क्यों नहीं क्लियर है भाई? सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूं, सिंपल आपको लिखा रहा हूं, सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर भी क्लियर नहीं। क्या दिक्कत आ रही है? चले अच्छा एक, अबे तुम सब आज मेरी शादी पे ही, मैं अपने शादी पर ही पढ़ाऊं क्या पूरा? आज का सेशन मेरी शादी रख दूं? इधर पढ़ लो गधो, मेरी तो शादी हो जाएगी, अच्छा खासा कमा रहा हूं। लेकिन तुम ना अगर किए ना तो बस पूड़ियां खाओगे दूसरे की शादी में, खुद की पूड़ी ना हो जाएगी कभी। तो अब इधर ध्यान दे गधे। हो गया? चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, सेकंड जो आपका वो था, क्या था सेकंड, क्या था टॉपिक? सेकंड जो आपका इलास्टिक कांस्टेंट था, सेकंड इलास्टिक कांस्टेंट का नाम था शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस, या फिर इसे हम क्या कहते थे? इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शियर मॉडुलस कह लो, या फिर इसे क्या कह लो? इसे आप कह लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, डीटी डीटी, रिजिडिटी। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? हिंदी में इसे करते हैं कर्तन मापांक कह लो। कर्तन मापांक या दृढ़ता गुणांक, इसे प्यार से कहते हैं बेटा। ठीक है, अब ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? सुनो क्या होता है। इसमें जो स्ट्रेस लगाओगे वो टेंजेंशियल लगाओगे। कैसे? अभी इसमें, इससे पहले वाले में स्ट्रेस कैसा लग रहा था? नॉर्मल ऐसे लग रहा था। अब सुनो, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है,
ये एक सिरे से फिक्स कर दिया गया, ठीक है। आपने फोर्स कहाँ लगाया, यहां लगाया, यानी कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स लगाया। तो ये क्या करना चाहेगा, अब ये जो है कुछ देर में ऐसे विरूपित हो जाएगा। तो इसका ये विरोध जो करेगा, स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो कैसा होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। कैसा होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, और पूरी क्रॉस सेक्शन एरिया में जनरेट होगा। यस, जो ये आपका डिफॉर्मेशन हुआ है वो कैसा हुआ है, थीटा हुआ है। यानी बॉडी की जो डिफॉर्मेशन हुई है वो कैसी हुई है, तो थीटा हुई है। कैसी हुई है, थीटा हुई है। यस सर, यस। तो यहां से अगर मैं कहूं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो मान लो मैंने देखा कि डिफॉर्मेशन कितना हुआ है, तो मान लो इसको मैंने मान लिया x और इसको मान लिया मैंने हाइट है, तो ये h। तो अगर मैं बोलूं कि ये डिफॉर्मेशन, ये एंगल कितना होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा। यानी सामने वाला लंब होगा परपेंडिकुलर x अपॉन h। चूंकि ये थीटा बहुत ही कम होता है, चूंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई एच। यस सर, नो, हाँ या ना, अरे बोलिए, यस सर नो। सेम यही चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। मैं इससे इसलिए नहीं बता रहा ना आपको, यहां से इसलिए नहीं बता रहा बेटा, क्योंकि यहां पर आपका क्या होता है, यहां से अगर मैं बताऊंगा तो आपको ये व्हाइट वाला पोर्शन दिखेगा नहीं सही से, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे बता रहा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे बता रहा। तो ये होता क्या है सर, ये आपका होता है, सुनो, इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। यानी ये किसका अनुपात होता है, तो यह स्पर्शीय प्रतिबल तथा कर्तन विकृति का अनुपात होता है। कर्तन विकृति का अनुपात होता है बेटा, ठीक है, का अनुपात होता है, ठीक है सेरो। अब यहां से अगर मैं बोलूं कि क्या हो जाएगा ये सर, ये तो इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर, मैंने क्या बोला, टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम वही, क्योंकि फोर्स ही लगा रहे हो, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ही लगता है, बस डायरेक्शन चेंज है, तो फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। अपॉन में टेंजेंस कर्तन विकृति, यानी शियर स्ट्रेन कितना हुआ, तो इस फोर्स के कारण जो स्ट्रेन हो रहा है, विकृति कितना हो रहा है, थीटा एंगल हो रहा है, यानी यहां पर हो जाएगा थीटा। अब वैल्यू पुट करोगे मेरे प्यारे बच्चों थीटा की, तो ये हो जाएगा f बाई ए, और थीटा क्या होता है, x बाई एच, तो यानी हो जाएगा x बाई एच, और ये हो जाएगा g। सेम इसकी भी यूनिट क्या होगी, क्योंकि थीटा क्या है, रेडियन है, ठीक है, तो इसकी भी यूनिट कितनी मानी जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, क्योंकि ऊपर भी देखो x है, नीचे भी a है। सुनो, यहां पर देखिएगा इसका यूनिट क्या होगा, तो सेम जो स्ट्रेस का हो, क्यों, ऊपर भी h है, h कितने में होगा, मीटर में ही होगा, और x भी किस में होगा, मीटर में होगा, दोनों कट जाएंगे, यानी यहां पर भी आपका जो यूनिट होता है सेम वही जो स्ट्रेस का होता है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। सेम यही चीज आपका फॉर्मूला हो जाता है बेटा, एफ एच बाई ए बाई एक्स। मैंने आपको बता भी दिया कि x क्या है, h क्या है, थीटा क्या है, f क्या है, सब आपको पता है, यहां तक क्लियर है। सिंपल है यार, कुछ है क्या इसमें, नहीं। अब मुझे करने का मन हो रहा है वकालत, ठीक है, तो अब मेरा मन हो रहा है इस साल मैं LLB में एडमिशन कराने का मन हो रहा है मेरा। खाली खाली बैठे बैठे करूंगा क्या, तो कुछ पढ़ लूंगा, डिस्टेंस लर्निंग कर लेंगे, घर पर बैठ कर पढ़ो, जाके एग्जाम दो बस। अब इसलिए कि फिजिक्स भी बहुत ज्यादा पढ़ लिया हूं,
तो अब दोबारा मतलब ऐसा नहीं होता है कि केवल क्वेश्चन बनाने के लिए मेहनत करनी होती है, अच्छी मेहनत फिर भी लग जाती है। जब मैराथन वगैरह लेते हैं तो 7-8 घंटे 10 घंटे खुद बैठ के पढ़ना पड़ जाता है, मतलब क्वेश्चन करना बनाना पड़ जाता है कि कौन कौन क्वेश्चन कराएं, छाट छाट के हम लोग क्वेश्चन लाते हैं ना आपके लिए। अब इसी बार आपकी मैराथन कब है? अभी मेरी मैराथन कब है एक बार कमेंट करना सभी, तुम लोग को याद है कि भूल गए? मेरी मैराथन कब है? बोलो, मेरी मैराथन कब है? अच्छा पहले शादी करें? अरे गधो, शादी में कुछ ना रखा है। डायग्राम रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुनो। यहां पर अगर फोर्स लगा रहे हो आप, मेरी मैराथन 26 को है रात 8 बजे, ठीक है? तो याद रखिएगा, सभी लोग शेयर कर दो यार, अभी तक लाइक नहीं हुआ है, मतलब तुम लोग जो है मेरे मेहनत का यही सिला दे रहे हो, ये बताओ। अभी तक उस पर कम से कम जो है 500 लाइक हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप 500 से प्लस हो, और अभी तक पूरी समय मेरी जो है आप लोग के लिए दी जा रही है, तो उस पर कम से कम लाइक्स जो है कर देना ईमानदारी से, और उसे शेयर कर देना अपने फेसबुक वगैरह पे। बस इतना 2 चीज आपसे मांग रहा हूं मैं, ठीक है? मेहनत हम करेंगे, पढ़ाएंगे हम आपको। उसमें पूरा याद रखना बेटा, पूरा PYQ कराने वाला हूं, पूरा आपको PYQ कराऊंगा, जितना भी ग्रेविटेशन का आज तक आया है पूरा उसमें आपका जो है, क्योंकि ग्रेविटेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैकेनिक्स के अंदर मैं बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो एक तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स हुआ, और एक ग्रेविटेशन, ये 2 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी 8 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर से आएगा। अगर 8 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से आएगा, इन 2 चैप्टर से, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेटा उसको कर देना, ठीक है? ओके, चलिए अब सुनो, शेयर वगैरह कर दिया करो, थोड़ा सा अच्छा रहता। अब डायग्राम एक बार फिर से देख लो। मैंने क्या कहा कि एक आपने ब्लॉक लिया, इसे आपने फिक्स कर दिया, यहां से फिक्स कर दिया, यानी कि अगर आप फोर्स लगाओगे ना तो ये स्लाइड नहीं करेगा, तो यहां से नीचे वाला तल इसका फिक्स्ड हो गया। अब मैंने एक फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये इस फोर्स के कारण ये डिस्प्लेस होगा, कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा। यानी कितना एंगल वो आपका डिस्प्लेस किया, थीटा। मान लिया कि इसकी डिफॉर्मेशन कितनी हुई है, इतनी, यहां पर जो डिफॉर्मेशन हुई x, और ये लंबाई जो हाइट थी वो h थी, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब मान लिया x, आधार मान लिया h। अगर थीटा चूंकि बहुत छोटी होती है, ज्यादा तो होगा नहीं, बहुत ही माइल्यूट होता है, तो यहां पर कह सकते हो कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, x/h हो जाएगा। अब वही वैल्यू मैंने क्या कर दिया, यहां पर रख दिया, फोर्स अपॉन शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन था, यानी कि कह सकते हो स्पर्शीय प्रतिबल बटे कर्तन विकृति था। विकृति कितना है, थीटा है, थीटा की वैल्यू रख दिया, ये आ गया फॉर्मूला। तो ये हो गया बच्चे शियर मॉडुलस। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा। नेक्स्ट जो आपका तीसरा जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो है बल्क मॉडुलस। क्या है बेटा, नेक्स्ट जो तीसरा आपका है वो है बल्क मॉडुलस, ठीक है? क्या है, ये है बच्चे बल्क मॉडुलस। तीसरा जो है वो क्या है, बल्क मॉडुलस, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आयतन गुणांक कह लो या मापांक कह लो, ठीक है बेटा, इसका नाम है। ये क्या होता है, ये भी रेशियो होता है। किसका रेशियो सर, तो इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है बेटा। होता क्या ये, तो ये जो है आपका अविलंब
प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात होता है। विकृति का अनुपात होता है बेटा, याद रखिएगा। अब सुनो, यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाता है सिंपल। अगर B इक्वल टू कहूं तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और आयतन विकृति का मतलब डेल V अपॉन में V ऊपर चला जाएगा। यानी फॉर्मूला आपका कुछ ये हो जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है? कुछ ये हो जाता है। यस और नो? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बेटा ये हो जाता है। स्ट्रेस कितना हो जाएगा? स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रतिबल कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन कौन सा है? आयतन है। आयतन विकृति यानी डेल V अपॉन V, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी आयतन में जो आपका आयतन में जो भी आपका बदला हुआ है वो, और अपॉन में जो आयतन था पहले। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या बच्चे? यहां तक क्लियर है? अब सुनो सॉरी, एक बात को याद रखना है आपको कि ये किसके इनवर्सली याद रखना, बल्क मॉडुलस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी के। बल्क मॉडुलस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी के। बल्क मॉडुलस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये देख लो एक बार नोट्स में दिया हूं कि नहीं दिया हूं, आपको ये पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? हाँ दिया है, बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी का दिया है। ठीक है, अब सुनो ये क्या होता है। हाँ, एक निगेटिव साइन लगता है इसलिए कि यहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, अब सुनो, यहां पर बेटा ये डायरेक्शन केवल दिखा रहा है, मतलब वो दिखा रहा है कि कम हो रहा है, क्या दिख रहा है, ये दिखा रहा है। ठीक है, उससे और कोई वैल्यू नहीं। अब सुनो, फोर्स अपन एरिया क्या होता है? एक तरह से प्रेशर भी कह सकता हूं, तो कह सकते हो यस सर प्रेशर भी कह सकते हो। ये तो इसमें ऐसे भी लिख सकता हूं, पी वी अपॉन डेल वी भी लिख सकता हूं बल्क मॉडुलस के बारे में। तो कहो, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। और इस बात को याद रखिएगा कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। यहां से एक लाइन यहां से लिख लो ये वाला, कि कंप्रेसिबिलिटी के इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। यहां से ये लिख सकते हो क्या? कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी के, जैसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि जो संपीड्यता होता है किसी भी पदार्थ का, जो ये गुण होता है संपीड्यता वाला, वो किसके बराबर होता है? संपीड्यता आयतन गुणांक के, संपीड्यता आयतन गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, सिंपल। यानी यहां से डायरेक्ट अगर मैं कहूं B इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो यहां से B इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी K इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो K इक्वल टू हो जाएगा 1/B। यानी यहां से मैं अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा क्या, तो ये उल्टा हो जाएगा A डेल V अपॉन में माइनस में हो जाएगा FV। यानी इसी को मैं उल्टा इसको भी कह सकता हूं, तो यानी ये हो जाएगा डेल V अपॉन में PV। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। बल्क मॉडुलस का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु कितना संपीड्य है, यानी उसे कितना दबाया जा सकता है, उससे ये पता चलता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी से किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, किसकी कंप्रेसिबिलिटी कम। यहां से क्वेश्चन आता है बड़ा ही प्यारा, अब आपको बताना है, बहुत ही प्यारा, ध्यान से सुनना। अभी कमेंट बंद कर दो। सिंपल मैंने क्या कहा, के रेसिप्रोकल है बल्क मॉडुलस के,
यानी कंप्रेसिबिलिटी यानी जो संपीड्यता है वो आपका आयतन गुणांक का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। यहां से पूछ देता है एक बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन, अगर कोई भी आपके बॉडी का, किसी बॉडी का अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा हो, बल्क मॉडुलस क्या हो, बल्क मॉडुलस ज्यादा हो, ये ज्यादा हो, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी यानी उसको दबाना क्या होगा, इजी होगा या कठिन होगा या कैसा होगा, यानी उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, उसकी संपीड्यता क्या होगी। अगर उसकी आयतन गुणांक क्या हो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि अगर उसकी आयतन गुणांक बहुत ज्यादा हो तो उसको दबाना क्या होगा, ये आपको बताना है कि उसको दबाना क्या होगा, इजी या हार्ड। अच्छा संडे को हम कराएंगे फंडे। मैंने ये सोचा है, फिलहाल तो कोई अभी काम नहीं है, अगर घर पे कभी ऐसा काम ना हो कि मुझे जाना पड़े घर, तो जब तक मैं रहूंगा दिल्ली में, यानी कोई इमरजेंसी ना हो, इसलिए कि वादा भी क्या होता है कि फिर वैसे इमरजेंसी पड़ जाती है तो छोड़ना पड़ जाता है कभी कभार क्लास। संडे को भी आपकी क्लास जरूर लूंगा। अगर मैं दिल्ली में रहा, कोई इमरजेंसी नहीं, घर पे मतलब कोई काम नहीं पड़ रहा है या फिर कोई ऐसा इमरजेंसी काम मेरी खुद की नहीं पड़ रही है, तो आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। रेगुलर आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द कंप्लीट करा के खूब सारा प्रैक्टिस करा दो। दुनिया का कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो तुम लोग सॉल्व ना किए हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी बेटा मेहनत करना पड़ेगा। बल्क मॉडुलस अगर ज्यादा तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही कम होगी। यानी कंप्रेसिबिलिटी कम है, संपीड्यता कम है, तो उसे दबाना इजी होगा। समझ गए, इजी। वही बल्क मॉडुलस कम हो जाए तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और उसको दबाना बहुत हार्ड हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी हमेशा रेसिप्रोकल होता है। बल्क मॉडुलस ज्यादा तो कंप्रेसिबिलिटी कम, बल्क मॉडुलस कम तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कर लो इस बार। देखो मुझे तो कुछ मिलेगा भी नहीं, तुमने तो एक बार जो कर दिया वो कर दिया, वो हो गया, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा ना संडे को भी। फिर भी संडे को क्लास हो रही है, केवल और केवल एक मकसद से हो रही है कि तुम लोग इस बार जो है रिजल्ट दोगे। केवल रिजल्ट के लिए हो रही है, ईमानदारी से बताऊं तो केवल रिजल्ट के लिए कि तुम लोग रिजल्ट दोगे। और वो तब दोगे ना बेटा जब, एक तो देखो क्या होता है कि कभी कभी आपको कोई ऐसी कोचिंग नहीं मिलती जहां टीचर्स आपके लिए मेहनत करें। अब यहां पर टीचर्स मेहनत नहीं करते हैं, बच्चे यहां पर स्टूडेंट जो है मेहनत करना चाहता है। सिलेक्शन याद रखना किससे होता है, सिलेक्शन याद रखना टीचर्स भी पूरा मेहनत करे और आपके स्टूडेंट भी पूरा मेहनत करे। जब दोनों मेहनत करते हैं ना एकदम डट के, भाई साहब रिजल्ट की वाट लगा देते हैं, एकदम पेपर की वाट लगा देते हैं, पेपर की धजिया उड़ा देते हैं एकदम से, जब दोनों मेहनत करते हैं। अब यहां पर डिफेंस वॉरियर में क्या है, टीचर्स आपके पूरे मेहनती हैं, टीचर्स पूरे मेहनती हैं भाई, इस बात की मानना पड़ेगा मुझे, टीचर्स पूरे मेहनती हैं। अब इसमें आप पर निर्भर करता है, आप में से जितने बच्चे मेहनत करोगे वो ऐसे ही आगे बढ़ोगे, जो मेहनत नहीं करेगा वो पीछे जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहां तक क्लियर है क्या बेटा, यहां तक तीन हमने इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ लिया, तीन हमने इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ लिया। अब लास्ट एक इलास्टिक कांस्टेंट बचा है और वो क्या है, पॉइजन्स रेशियो है। ठीक है, क्या है बेटा, पॉइजन्स रेशियो। तो आ जाइए देखते हैं क्या होता है पॉइजन्स रेशियो। फोर्थ जो आपका बचा हुआ है इलास्टिक कांस्टेंट वो है बेटा पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइजन अनुपात कहते हैं।
पॉइजन अनुपात, ये क्या होता है, कोई बताएगा? याद क्लियर? चले सर, अब सिंगल हो या जोड़ा हो? अबे तू आज क्यों शादी कराएगा मेरा? करा दे भाई, सिंगल ही हूं अभी। अच्छा बलिया की ही हूँ? अच्छा मामा लगता हूँ तुम्हारे? अच्छा मैं बात हुई थी, याद है। बिल्कुल, दोनों मेहनत करे डट के तो रिजल्ट आएगा हटके, बिल्कुल आएगा। बस और मतलब 2 घंटे की। ठीक है चलें। चलो आ जा, आ जाओ। पॉइजन अनुपात क्या होता है बेटा? तो सुनो, मैंने क्या बोला है, देख ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना। देखो ये आपका एक रॉड है जो ऊपर से मैंने फिक्स्ड कर दिया। अब इसमें मैं क्या लगा रहा हूं, इस पर मैं लगा रहा हूं फोर्स। क्या लगा रहा हूं? फोर्स। तो ये क्या हो रहा है, फोर्स लगाने पर जो इसकी लंबाई है वो बढ़ जा रही है, क्योंकि हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर इसकी लंबाई बढ़ रही है, देखो लंबाई कितनी हो गई, बढ़ गई, कितनी? डेल एल बढ़ गई। ओरिजिनल लंबाई कितनी थी? ओरिजिनल थी एल। डायमीटर पहले क्या था? डायमीटर पहले डी था इस रॉड का। अब डायमीटर में चेंज कितना हुआ? डेल डी, यानी घट गया इतना। तो यहां से हमने क्या देखा कि लेंथ अगर बढ़ रहा है, यानी लेंथ पर अगर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, तो जब आप खींचते हो ना, तो इस एरिया पर यानी डायमीटर पर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है। यानी अगर आप लेंथ बढ़ रहा है तो विड्थ क्या होगा? घटेगा, नॉर्मली जितना भी देखे हो। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका ये कुछ और नहीं है। यहां पर अगर मैं बोलूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर लॉन्गिट्यूडनल डेल एल बाई एल हो जाएगा। अगर मैं कहूं बेटा लैटरल क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर डेल डी बाई डी हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछूं कि पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो याद रखिएगा पॉइजन रेशियो रेशियो है किसका? तो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ lateral strain upon lateral strain and longitudinal strain। यानी ये क्या होता है बेटा? यह अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात होता है। विकृति का अनुपात होता है, ठीक है बेटा। यानी यहां से अगर मैं कहूं बेटा सुनो, पॉइजन रेशियो को दिखाते किससे हैं? तो देखो अधिकतर किताब में म्यू मिलेगा, तुम्हारे लूसेंट में सिग्मा से इसको दिखाया, जबकि स्ट्रेस को सिग्मा से दिखाया जाता है। तो मैंने सिग्मा से स्ट्रेस को माना है और म्यू मान रहा हूं पॉइजन रेशियो को। तो ये होगा क्या? ये होता है लेटरल अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल।
अब आप जानते हो कि दोनों का नेचर अलग है, क्योंकि लेटरल में ये क्या हो रहा है, लेटरल में ये घट रहा है और लॉन्गिट्यूडनल में ये बढ़ रहा है। तो यहां पर चूंकि दोनों निगेटिव, दोनों अपोजिट साइन होते हैं, इसलिए इन्हें जो है माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इनके आगे एक माइनस लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि दोनों अपोजिट इन नेचर में है, तो एक का आंसर माइनस में आएगा, एक का आंसर प्लस में आएगा, ओवरऑल आंसर माइनस में आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी इसको पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस लगा देते। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर होते हैं। देखो ना, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। यानी ये माइनस लेटरल क्या हो जाएगा, अगर लेटरल माइनस में है तो लॉन्गिट्यूडनल प्लस में होगा, या लॉन्गिट्यूडनल प्लस में है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल माइनस में है तो लेटरल प्लस में होगा, यानी एक माइनस रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए वो माइनस में आ जाता है। अब सुनो, गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, आ जाओ। लेटरल कितना था बेटा, डेल डी अपॉन डी। लॉन्गिट्यूडनल कितना था, डेल एल अपॉन एल। तो ये हो जाता है पॉइजन रेशियो का तो सबसे पहले फॉर्मूला। वैल्यू क्या होती है इसकी, तो दो वैल्यू होती है, याद रखिएगा, ठीक है बेटा, दो वैल्यू होती है। एक होती है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी एक थ्योरी में जो है, और एक होता है बेटा प्रैक्टिकल वैल्यू। दो होते हैं बेटा। क्या क्या होता है सर, थ्योरेटिकली 0 to 0.5 होता है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0 से 0.5 तक होता है। प्रैक्टिकली -1 से 0.5 तक होता है। अब यहां से आ रहा होगा कि सर 0.5 किसका होता है, ठीक है, यहां से दिमाग में आ रहा होगा कि सर 0.5 किसका होता है, ये बताओ। तो याद रखिएगा 0.5 जो है म्यू, 0.5 किसका होता है, तो ये आपके रबड़ का होता है, यानी रबड़ का पॉइजन रेशियो सबसे अधिक होता है, इस बात को याद रखिएगा। रबड़ का 0.5 से अधिक नहीं होता पॉइजन रेशियो किसी भी मटेरियल का, किसी भी मटेरियल का पॉइजन रेशियो 0 से 0.5। कुछ प्रैक्टिकल मटेरियल्स हैं जो प्रैक्टिकल, जो कभी इंजीनियरिंग में यूज ही नहीं होते, जो कभी आपके इंजीनियरिंग में यूज नहीं होते, उनको हम प्रैक्टिकल वैल्यू में रखते हैं, -1 तक चले जाते हैं। बताएंगे माइनस किसका होता है, वो भी बताऊंगा मैं। अब सुनो, यहां पर अगर मैं बोलूं कि रबड़ का कितना होता है, तो 0.5। म्यू इक्वल टू 0 किसका होता है सर, तो याद रखिएगा ये होता है कॉर्क का। किसका बेटा, कॉर्क। कॉर्क क्या होता है बेटा, ये कॉर्क जो है एक मटेरियल है जिसका क्या है, इसी मटेरियल का बनता है बॉटल स्टॉपर। बॉटल स्टॉपर, बॉटल स्टॉपर। आपने सैंपिंग देखा है, सैंपिंग, सुनो, सैंपिंग देखो, जो क्रिकेटर जीतते हैं या फिर कोई खिलाड़ी जीतता है तो खोलते हैं, पूरा एकदम स्प्रे होता है, देखा है आपने सैंपिंग, बताइए, देखा है सैंपिंग? सैंपिंग को देखा है? सैंपिंग देखो, बिल्कुल। तो सैंपिंग का जो बॉटल स्टॉपर आता है ना बेटा, जो बॉटल स्टॉपर आता है, ठीक है, अरे ये सैंपिंग का बॉटल तो क्या था, ड्राइंग ऐसा है ना, ये मान लो, इसमें क्या लगा रहता है, ऊपर एक देखोगे तो एक जो है ना बहुत लकड़ी के गुटके टाइप का दिखेगा, लेकिन वो लकड़ी का नहीं होता है, ये होता है ऐसा कुछ जो है ना, ऐसा बना रहता है, जिसे यहां से आप क्या करते हो, अंगूठे से निकालने की कोशिश करते हो। ये बना रहता है किससे, ये बना रहता है कॉर्क से,
जो ये बॉटल स्टॉपर है ये किससे बना होता है बेटा? ये बना होता है कॉर्क से, ठीक है। ये किससे बना होता है? कॉर्क से बना होता है। ये कॉर्क जो है क्यों जीरो होता है इसका पॉइजन रेशियो? अगर आपसे कोई बोल दे कि पॉइजन रेशियो जीरो कब होगा, तो पॉइजन रेशियो होता क्या है? म्यू इक्वल टू होता है लेटरल अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल जीरो हो जाए, अगर मान लो लॉन्गिट्यूडनल जीरो हो जाए, तब तो ओवरऑल वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इन लॉन्गिट्यूडनल तो जीरो होगी नहीं, क्या होगी? अगर लेटरल जीरो हो जाए तो म्यू जीरो होगी। यानी अगर इसमें क्या होता है, तो कॉर्क में क्या होता है, जो लेटरल स्ट्रेन होता है बेटा वो जीरो होता है। यानी जो आपका अनुप्रस्थ विकृति होती है वो शून्य होती है, और जब ये शून्य होती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है? ओवरऑल वैल्यू जो है जीरो हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइजन रेशियो जीरो है, इसका मतलब क्या इनमें से शून्य होगा? कई ऑप्शन दे देगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कई दे देगा आपको इसमें से बताना है कि क्या, बताओ। इन लेटरल, इसकी लेटरली जो है ना ये पूरा पैक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसको बॉटल स्टॉपर कहे। लेटरली क्या होता है, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो पूरा फिक्स, टाइटली फिक्स्ड हो जाता है। बोलिएगा। यहां से आप आराम से बता दोगे ना, बोलो कि जीरो किसी पॉइजन रेशियो क्यों होगा? क्योंकि उसका लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? जीरो होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर म्यू जो है माइनस किसके लिए था, ये किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा दो मटेरियल है, दो चीजें हैं। कौन कौन से? एक है बेटा ह्यूमन टिश्यू, हमारा जो टिश्यूज है ना, टिश्यू, इनका भी पॉइजन रेशियो जो है माइनस में जाता है। और एक होता है हॉनीकॉम्ब। हॉनीकॉम्ब क्या होता है बेटा? तो ये होता है मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। ये तुम्हें किसी बुक में ना मिलेगा, खोज लेना, ठीक है। क्या? तो मधुमक्खी का छत्ता, हॉनीकॉम्ब। अब सर ये हॉनीकॉम्ब क्या है? मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें छत्ता में रहती है वो। सर इस क्यों ऐसा होता है, क्यों ये माइनस में होते हैं? देखो क्यों होता है। अबे इधर ध्यान दो, ठीक है। क्यों ये निगेटिव होता है? तो म्यू निगेटिव कब होगा? याद रखिएगा जब मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है ना, कुछ इस प्रकार से मान लो ले लिया। जब आप इस पे फोर्स लगाओगे ना बेटा, तो ये कुछ इस प्रकार से सिकुड़ेगा। जब आप फोर्स लगाते हो तो ये लेटरली भी क्या होगा, देखो ऐसे 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 हो जाएगा, एकदम पिचक जाएगा, ऐसे हो जाता है। इन लेटरली भी डिक्रीज कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनली भी डिक्रीज कर रहा है। लेटरली भी डिक्रीज कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनली भी डिक्रीज कर रहा है। यानी यहां से मैं कह सकते हो कि म्यू लेटरल और म्यू लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी ईटा लॉन्गिट्यूडनल, यानी यहां से मैं कहूंगा म्यू नहीं, ये ईटा है, मतलब स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूड लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी अनुप्रस्थ विकृति और आपका अनुदैर्घ्य विकृति, एंड इन इज सेम इन नेचर, एक ही नेचर में होंगे, सेम इन नेचर, सेम इन नेचर। यानी कि म्यू अनुदैर्घ्य, म्यू अनुप्रस्थ, सॉरी ये आपका क्या है, यहां पर ई लेटरल जो है ना, मतलब यहां पर कह सकते हो कि जो आपका लेटरल अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति दोनों एक ही प्रकृति में होते हैं, एक ही प्रकृति में। अब दोनों जब एक ही प्रकृति में होंगे तो क्या होगा? दोनों एक ही प्रकृति में, तो
चूंकि पॉइजन रेशियो क्या होता है, माइनस में म्यू लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, मतलब माइनस में ईटा ई लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, हाँ या ना, माइनस में ये हो रहा है। अब ये दोनों सेम नेचर में, यानी दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव, अब दोनों पॉजिटिव हो जा रहे हैं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, चूंकि ओवरऑल रिजल्ट तो माइनस में है तो ये आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। अब इसमें से क्या था कि एक माइनस में होता था, एक पॉजिटिव होता था, माइनस माइनस प्लस हो जाता था, तो यहाँ पर आंसर जो है प्लस में आता था। लेकिन अब क्या है, दोनों माइनस माइनस में होंगे तो वो तो कट जाएंगे, फिर भी बचा क्या है, माइनस है। दोनों प्लस प्लस में होंगे तो भी आपका कट के यहाँ पर लास्ट में बचा क्या है, माइनस है, तो इसलिए इनका आंसर माइनस में आता है। यहां तक क्लियर है? तो ये था आपका बहुत ही शानदार। अब रिलेशन पूछता है चारों इलास्टिक कांस्टेंट में, तो वो याद करना है, वो रिलेशन में आपको लिखवा दूंगा, वो याद करना है। यहां तक क्लियर है? सुनो, अब सुनोगे तो तुम्हें 4 दिन आगे ले गया सैटरडे संडे से, सैटरडे संडे 2-2 घंटे भी अगर दिया तो इससे 4 दिन आप आगे चले गए, समझ गए, 4 दिन आप आगे चले गए। क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक, चलिए, तो मतलब एक तरह से मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरा समझा दिया ये सब चीजें, यस सर नो? तो ये सब चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है बेटा, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये पीडीएफ आप आज मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब रिलेशन देखो, एक रिलेशन बचा है चारों इलास्टिक कांस्टेंट में रिलेशन, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ये वाला देखो, कल तो मैंने पूरा उससे पढ़ाया था, तो ये वाला मुझे लग रहा है अपलोड करा देना पड़ेगा ना, ये वाला मैं अपलोड करा दूंगा, ये भी अपलोड करा दूंगा, चलो ये भी अपलोड करा दूंगा, ये भी अपलोड करा दूंगा, ये जितना भी है ये सब आपको अपलोड करा दूंगा। चलो, तो यहां तक अब आ जाओ, रिलेशन देखते हैं। रिलेशन ये याद कर लेना, यहां पर पॉइजन रेशियो को सिग्मा लिखा है, इस सिग्मा की जगह पे आप लोग क्या करना, यहां देखो पॉइजन रेशियो सिग्मा है ना, जहां जहां सिग्मा होगा उसको म्यू कर लेना, बस इतना कर लेना, जहां जहां सिग्मा हो ना वहां म्यू कर लेना। जैसे यहां पर है तो इसको भी म्यू कर लेना, क्योंकि हमने पॉइजन रेशियो को क्या माना है, म्यू माना है। यहाँ भी पॉइजन रेशियो को हमने क्या माना है, पॉइजन रेशियो को म्यू माना है, पॉइजन रेशियो को क्या माना है, म्यू माना है। तो ये 2 म्यू है, 2 म्यू है, ठीक है, याद रखना, ये माइनस में नहीं है, 2 म्यू है। तो ये आप लोग तो जो है बोर्ड से नोट कर लो, ये अभी बोर्ड से नोट कर लो, ये याद ही करना है आपको। ये रिलेशन होता है चारों इलास्टिक कांस्टेंट में, चारों इलास्टिक कांस्टेंट में ये रिलेशन होता है, तो इसको अभी नोट कर लो फटाफट, ठीक है। ये बीटा क्या है, तो ये इसको जी या ईटा से मानते हैं, जी मान लो या ईटा मान लो, ये क्या है, ये आपका सेकंड वाला जो था इलास्टिक कांस्टेंट यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। अच्छा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाटर के लिए पूछता है, कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी शियर स्ट्रेस दे दोगे वो आराम से लगातार बढ़ता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर वाटर के लिए पूछ दे तो 0, यानी दृढ़ता गुणांक जल के लिए 0 होता है। तो ये नोट डाउन कर लो अभी, 9/y इक्वल टू 1/v इक्वल टू 3/n। सेम वही, यहाँ g कह लो या ईटा कह लो, g से भी हमने तो g से रिप्रेजेंट किया था, ईटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सेम यहाँ पर भी g से रिप्रेजेंट कर सकते हो, g इसके जगह पे भी आप g रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे भी हो देख लेना अपना, ठीक है। तो ऐसे नोट डाउन कर लेना, चारों इलास्टिक कांस्टेंट में ये रिलेशन थे, ठीक है बेटा। बिल्कुल हर संडे को आपको 4 दिन आगे ले जाऊंगा मैं, ठीक है, हर संडे को 4 दिन आगे ले जाऊंगा। और ये जो 4-4 दिन हम बचा रहे हैं ना, जैसे हमने इन दिनों में 4 दिन हमने बचाया है, तो ये 4 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे एक्स्ट्रा, तगड़े तरीके से प्रैक्टिस, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस, और मुझे भी समय मिल जाएगा क्वेश्चन बढ़िया से छांटने का,
ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में क्लासेज आपकी ये थ्योरी वाली बंद हो जाएगी, तो मुझे मौका मिल जाएगा क्या करने का, छांटने का, पूरा तरीके से छांटने का क्वेश्चन। जब छांटने का मौका मिल जाएगा ना, फिर तो धुआं धुआं कर दूंगा। ठीक है, तो एक काम अब आपको करना है बेटा, क्या करना है आप लोगों को, एक तो आप लोगों को नोट्स बना लेना है, अभी नोट्स में अपलोड करा दूंगा। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि 26 वाली जो इवेंट है, 26 जनवरी को शाम यानी कि रात 8 बजे ये YouTube पर मैंने पूरा ग्रेविटेशन कराने का एक इवेंट रखा है, जिसमें पूरा ग्रेविटेशन में कराने वाला हूं। अभी तुरंत क्लास खत्म होते ही उस पर लाइक 500 प्लस होने चाहिए। एनी हाउ आप घर के अपने मोबाइल से करो, कुछ भी करो, 500 प्लस उस पर लाइक होनी चाहिए, 500 प्लस उस पर लाइक होनी चाहिए, जैसे भी हो। ये केवल आपसे चाहिए 2 दिनों का ये, जिसमें मैं आपको पूरा क्या क्या कराने वाला हूँ, पूरा एनसीईआरटी कराने वाला हूँ इसमें, प्यार से पूरा इसमें। और क्या होगा, तो पूरा एनसीईआरटी होगा, प्लस पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं एनडीए में, प्लस और भी एग्जाम्स में जितने भी आए हुए हैं, और ये सभी बच्चे को लेना है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लस पूरा आपका पाथ फाइंडर होगा, सभी बच्चे के लिए ये। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये करना है। तो इस क्लास को छोड़ना नहीं है, और अभी जाके जो है सभी लोग लाइक कर देना, ठीक है। और दूसरा काम ये कर देना कि अपने FB इंस्टा पर, FB और इंस्टा पे शेयर कर देना। और इंस्टा पर अगर आप शेयर कर रहे हो, स्टोरी अगर लगा रहे हो, तो मुझे टैग कर देना, मैं आपकी इंस्टा आईडी भी अपने आईडी से शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये कर देना, टैग कर देना, सर्च करोगे मेरे नाम से मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। मेरे नाम से भी सर्च करोगे विवेक सिंह सर, मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टा पे। तो ये कर देना और शेयर कर देना FB इंस्टा पे, जितना भी व्हाट्सएप वगैरह पे अपने ग्रुप जितने भी होंगे, सभी ग्रुप्स में आप लोग प्रॉपर 2-3 दिन जो बचे हुए हैं, इन 2-3 दिन में शेयर कर दीजिएगा, बस इतना चाहिए आप लोगों से, ठीक है बेटा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा 10 बजे, कल सुबह 10 बजे क्या स्टार्ट होगा बेटा, तो कल सुबह 10 बजे याद रखिएगा, कल सुबह 10 बजे नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और वो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बहुत ही मजेदार है, शानदार है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये कल स्टार्ट होने वाला है, तरल के यांत्रिक गुण, ये कल नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और ये लंबा चलेगा, ये नहीं ये पूरा वीक चलेगा, इसलिए कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बेटा, तो लंबा चलेगा। संडे तक कैसे भी इसको समाप्त कर दूंगा, यानी अगले संडे तक पूरा मैकेनिक्स समाप्त हो जाएगा, इसकी गारंटेड है, इसकी गारंटी है। और प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करा ही रहा हूं, तो यानी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो रहा है, आपका थ्योरी भी बढ़िया चल रहा है। यानी इस बार फिजिक्स में 100 में 100 का जो सपना आप देख रहे हो, मैं तो भाई अभी इससे पहले भी बच्चे लाए हैं, लेकिन इस बार उस संख्या बढ़नी चाहिए। अगर पिछली बार मान लो कि 25 में 25 लाने वाले 10 थे, तो इस बार 100 होने चाहिए, समझ रहे हो। हाँ, 20 से अधिक लाने वाले सभी थे, जितने लगभग 90% बच्चे ऐसे थे जो मेरे बैच में थे, वो 20 से अधिक लाए थे, 25 में से 20 में अधिक लाए थे। लेकिन इस बार मुझे 25 में से 25 चाहिए, कम से कम 100-150 बच्चों से, और इसके लिए मुझे जितनी मेहनत मुझसे चाहिए, मैं आप बोलना उससे अधिक करूंगा। जितनी भी मुझसे मेहनत चाहिए उससे अधिक मिलेगी आपको बस उससे अधिक मेहनत करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल 10 बजे सुबह, तगड़े तरीके से, शानदार तरीके से, और कल रात 8 बजे भी जो भी क्वेश्चन होगी एनसीईआरटी वगैरह की, जो नए चैप्टर में स्टार्ट करेंगे उसके। तो लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। कल रात 8 बजे रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन कराऊंगा, याद रखिएगा, पाथफाइंडर एनसीईआरटी का। तो लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।